हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जान लिया था बेटे समस्थानिक संबारिक के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसा जिससे हमें परमाणु की संरचना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, परमाणु के बारे में पढ़ लिया था हमने रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसकी कमियां भी हमने पढ़ी। तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर का परमाणु मॉडल आया। किसका आया भैया? बोर का परमाणु मॉडल आया। लेकिन बोर के परमाणु मॉडल को जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानने हैं। तो उन टर्म्स के बारे में जानना है, तब हम बोर के मॉडल को सही से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। अर्थात जो बोर के परमाणु मॉडल का विकास हुआ उसकी मेन पृष्ठभूमि क्या थी, उसको ही हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, उससे पहले एक लाइन जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पहले भी इसके बारे में जान लिया है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, ठीक है ना, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। यह परमाणु के रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम भी अब यहाँ पर ही हम क्या करेंगे भैया, क्लियर करेंगे ये स्पेक्ट्रम होता गया है। ठीक है बेटा, अभी आगे चल के हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट टर्म जरा अब एक बात समझ के चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है पॉइंट यहाँ पर, इंटररिएक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। बिल्कुल सही बात है भैया। जब मान लो मेरा यहाँ पर कोई सोर्सेज है, कोई सोर्स, और उससे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ रेडिएशन कर रहा हूँ। किस पर भैया? मैटर पर। किस पर भैया? ये एक मैटर है, और मैटर पर जब रेडिएशन होता है किसी सोर्स से, तो इनके बीच में क्या होती है, इंटररिएक्शन होती है, और उस इंटररिएक्शन से हमें एटम की संरचना की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो जिक्र आएगा हमारा रेडिएशन का आएगा बेटे। रेडिएशन आई मीन विकिरण जो होता है उसको लेकर। ठीक है, तो द्रव्य के साथ विकिरण की अनोन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणु एवं अणुओं की संरचना के संबंध में अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई। बिल्कुल जैसे मैंने अभी ऊपर चित्र के माध्यम से आपको समझाया। तो नील बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में क्या किया भैया, सुधार किया। तो बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो बिंदुओं की अहम भूमिका थी। वो दोनों बिंदु क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो पहला बिंदु तो हमारा आता है ये, क्या? विद्युत चुम्बकीय विकिरण का द्वितीय व्यवहार होना। बेटे बिल्कुल, द्वितीय का मतलब डबल बिहेवियर जो होता है, मतलब कि विकिरण के अंदर भैया जब विकिरण होता है तो विकिरण में जो वेव्स होती है बेटे कुछ इस प्रकार से चलती है, ऐसे। ठीक है बेटा, तो जब इस प्रकार से चलती है तो इस गुण को कौन सा गुण बोला जाता है? तिरंग गुण। कौन सा गुण बोला जाता है भैया? तिरंग का। लेकिन जब वो किसी पार्टिकल से, या मतलब वो जाकर किसी सोर्स से टकराती है और वहाँ पर जाकर ऐसा कार्य करे जैसे कण की तरह, मतलब कण की तरह कार्य जब कर सकती है वो, जब किसी पार्टिकल से टकराकर वहाँ से पदार्थ का कुछ भाग को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। जैसे कि मान लो किसी दीवार पर आप क्या मारते हो, एक पत्थर का टुकड़ा मारते हो, तो पत्थर वहाँ पर निशान बना देता है, तो उसका मतलब पत्थर एक कण है। तो द्वितीय व्यवहार का मतलब यही होता है, क्या? कि उसमें तरंग और कण दोनों के गुण हों। अर्थात यहाँ पर देखो, जिसका अर्थ यह है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता हो। लेकिन ऐसा नहीं, अभी पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे केवल विकिरण के तरंग गुण के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब जानेंगे हम कण के बारे में। ठीक है, तो परमाणु, अगला टर्म्स कहता है परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। बिल्कुल, परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम लोग समझ के चलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर वो बात यह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेकर, सर समझ में कम आता है। बिल्कुल सही बात है भैया, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर केमिस्ट्री में आ गया है, इसलिए थोड़ा सा बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो ज़रा इसको ध्यान से समझ के चलेंगे, मैं हर वर्ड का अर्थ आपको सही तरीके से बता कर चलूँगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हमें पहले अब समझना होगा यहाँ से विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। अब देखो, अभी यहाँ पर आया था क्या भैया, तरंग और कण। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं? तरंग के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद जानेंगे कण प्रकृति के बारे में। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण, अब ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण कैसे बना इसको हम पहले समझ लेते हैं। लाइक दिस, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, एक कोई गर्म वस्तु है, जैसे कि आयरन की कोई छड़ है, बहुत बड़ी सी छड़ है और उसको गर्म किया गया है। तो इसमें आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर पहले हल्का येलो सा है, फिर रेड हुआ है, फिर ब्लू हो गया है, बाद में आके वाइट होने के बाद कैसा हो गया है? ब्लू। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारा आयरन है, इसको जो गर्म किया जा रहा है, तो गर्म करने पर जो ये एनर्जी अवशोषित कर रहा है, यह क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। तो ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद इसकी क्या है, वेवलेंथ क्या होगी, हर कलर पर क्या होगी? अलग होगी। कैसे होगी वही हमें समझना है, ठीक है। तो गर्म वस्तुओं से अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को क्या कहा जाता है? ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आपके पास कोई आयरन की छड़ होती है, वो गर्म होती है, तो आपको देखकर डर सा लगता है कि उसे दूर रख, कहीं मेरे लग ना जाए, ठीक है ना, वही कंडीशन। तो उससे क्या होता है? ऊष्मीय विकिरण होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि ऊष्मीय विकिरण किससे बने होते हैं। तो अब यह भलीभांति ज्ञात है कि ऊष्मीय विकिरण विभिन्न आवर्ती अथवा तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से क्या होते हैं? बने होते हैं। तो बेटे यहाँ पर शब्द आया है विद्युत चुंबकीय। अब विद्युत चुंबकीय का मतलब क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक गुण भी होगा और मैग्नेटिक गुण भी होगा। बिल्कुल सही बात है, उसी को हमें शुरू करना है। ओके, 1870 के आरंभ में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विकसित किया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती हैं। इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन बाद में किसने किया था भैया? हेनरी हर्ट्ज ने किया था, ठीक है। तो उनका सिद्धांत क्या था? तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया क्या, यदि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाए, उनमें त्वरण पैदा किया जाए, तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और ये क्षेत्र विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होते हैं? संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो पहली बात तो ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कहाँ होता है, कैसे देखने को मिलता है? भैया जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, किससे भैया? सनलाइट से जो प्रकाश आ रहा है वो भी तो एक रेडिएशन है, विकिरण है। आप घर पर बल्ब जलाते हो, बल्ब से निकलने वाला प्रकाश भी क्या है? एक विकिरण है, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण ही कहलाता है, ठीक है बेटा। तो अब इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं, इनको कवर करके चलते हैं, ठीक है। तो किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से तरंगों के रूप में होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन गर्म धातु की छड़ से, विद्युत प्रवाहित करने वाले बल्ब के तंतु से, अन्य स्रोतों से होता है। देखो मैंने अभी बताया था ना, सेकंड टर्म्स कहता है ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं भैया? लंबवत, तथा विकिरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत। यहाँ पर भी लंबवत आएगा, ठीक है, ओके, होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। बिल्कुल सही बात है भैया, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 3 एक्सिस हैं, जेड और हमारा एक्स, ठीक है बेटा। एक्स वाई जेड हमारे 3 एक्सिस हैं और तीनों एक्सिस में ध्यान देना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे ऐसे। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करेगा? इस तरह से, ठीक है। यदि मैं मानूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से क्या कर रहा है, अपने पथ पर क्या कर रहा है? लंबवत क्या कर रहा है भैया? संचरण कर रहा है। तो मेरा क्या भैया मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से संचरित होगा? इस तरह, इसके लंबवत होगा। क्या होगा भैया? इसके लंबवत होगा, इस प्रकार से, ठीक है, ओके। यदि मैं कहूँ, यदि एक मेरा इस तरह से चलेगा तो दूसरा मेरा किस तरह से चलेगा भैया? इस तरह से, ठीक है ना। यदि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम करेगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करेगा? इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला टर्म्स कहता है कि विकिरण में जो तरंग प्रकृति होती है तथा इनका वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है भैया? बराबर होता है। तो इन विकिरणों को विद्युत चुम्बकीय विकिरण या विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। तो याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। देखो जैसे सन है और सन से क्या निकल रही है? हमारा प्रकाश निकल रहा है, ठीक है ना।
तो ये प्रकाश जो आ रहा है तो रेडिएशन का भी वेग किसके बराबर होगा, प्रकाश के वेग के बराबर ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल भैया, जो सन से निकलने वाली रे हैं वो पृथ्वी तक क्या आती हैं, क्या किसी माध्यम से आती हैं? कोई टेलीफोन की लाइन नहीं है, कोई संकेत नहीं है, ना ही कोई बिजली का तार है। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट आती हैं। तो इसीलिए यहाँ से कहा जाता है कि इस प्रकार सूर्य की किरणें हम तक निर्वात में से होकर पहुँचती हैं। ठीक है बेटा, तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। ठीक है, लेकिन याद रखना आपको जो ध्वनि तरंगे या जल तरंगे की बात मैं करूं तो इनको किसकी आवश्यकता होती है भैया, माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि किरणें निर्वात में गति नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, क्या नहीं कर सकती हैं, गति नहीं कर सकती। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट, अब अगला टर्म्स क्या आता है, किसी तरंग की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है बेटा, तो किसी तरंग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उनको हमें समझ कर चलना है। तो तरंग की विशेषताएं क्या है, मान लो सपोज करो किसी पथ पर जो वेव्स होती हैं वो कैसे चलती हैं भैया, संगत करती चलती हैं। ठीक है ना, ऐसे। तो अब हमें जानना है इनकी कुछ विशेषता के बारे में। ठीक है, चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, जैसे तरंगदैर्घ्य है। ठीक है बेटा, आवर्ती है, वेग है। ठीक है, यहाँ पे आधा अध्याय बनेगा। ओके, तो वेग है। तो सबसे पहले हम लोग समझ के चलेंगे इस चित्र के माध्यम से। तो तरंग का जो संचरण होता है, मान लो सपोज करो इस प्रकार से होता है, इस दिशा में। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक वेव है। तो जब कोई वेव्स चलती है तो इस प्रकार से क्या चलती है भैया, इस प्रकार से चलती है। तो ये जो वेव्स जब किसी भी, मैं कह सकता हूँ, पथ पर संचरण करती है तो सुरंगगर्त चल करके चलती है। इस प्रकार से जब वेव्स चलती है तो क्या चलती है भैया, सुरंगगर्त करके हुए चलती है। तो सुरंगगर्त का मतलब क्या होता है, कभी किससे भैया, अक्ष से ऊपर जाती है तो कभी नीचे जाती है, तो कभी ऊपर जाती है। मतलब अक्ष से कभी नीचे जाती है तो कभी ऊपर जाती है। तो अक्ष के ऊपर जो है, मतलब अक्ष के ऊपर की अगर मैं बात करूं, जिसे मैं क्या कहूँगा यहाँ से ऊंचाई, तो दो ऊंचाइयों या फिर दो गहराई की मैं बात करूं, गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वही मेरी क्या होती है, वेव लेंथ होती है, मतलब तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है भाई, यदि मैं बात करूं एक किसकी भैया, तरंग की ऊंचाई, या फिर मैं बात करूं गर्त की एक गहराई जो होती है, उसको मैं क्या बोलते हूं, आयाम बोलता हूं। क्या बोलता हूं भैया, मैं आयाम बोलूँगा। दूसरी बात, यदि मैं कहूँ इस बिंदु से एक सेकंड में, इसमें भैया एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं वो क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, आवर्ती कहलाती है। चलिए, तो हमें जानना है तरंगदैर्घ्य, आवर्ती, वेग की छोटी छोटी डेफिनेशन और उनके सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले वेवलेंथ की मैं बात करूं तो तरंगों की दो लगातार शीर्ष या गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है बेटा, तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में या फिर पिकोमीटर में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक एंगस्ट्रॉम की, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 किसके, मीटर के होता है। और एक नैनोमीटर बराबर किसके होता है भैया, हमारा 10⁻⁹ मीटर के होता है। और 1 पिकोमीटर बराबर किसके होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 किसके होता है भैया, मीटर के होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा आवर्ती। आवर्ती को भैया किससे शो करते हैं, न्यू से शो करते हैं, न्यू। ठीक है, तो किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली कुल तरंगों की संख्या क्या कहलाती है भैया, आवर्ती कहलाती है। और आवर्ती की एसआई यूनिट या तो हर्ट्ज होगी या फिर होगी भैया सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो 1/सेकंड का मतलब भी क्या होता है, सेकंड इनवर्स। अब आवर्ती जो होती है, न्यू बराबर किसके होता है, c/λ के होता है। और c क्या है यहाँ पर, प्रकाश का वेग, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य। ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वेग की अगर मैं बात करूँ, वेग की अगर मैं बात करूँ तो वेग को यहाँ पर c से प्रदर्शित किया गया है। तो किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में चली रेखिक दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब
यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है भैया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड होती है, और सी बराबर किसके होता है, न्यू अपॉन न्यू इंटू लैम्डा के। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा आयाम, एम्पलीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, और आयाम को ए से शो करते हैं, ध्यान देना। तो किसी तरंग के सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई, ठीक है बेटा, तो सुरंग को क्या बोलते हैं, कृष्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्ट, और गर्त को क्या बोलते हैं, ट्रो। ठीक है, गहराई आयाम कहलाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर होता है। ठीक है भाई। आगे बात आती है हमारी तरंग संख्या, मतलब वेव नंबर। ठीक है बेटा। तो वेव नंबर को जो हम शो करेंगे वो किससे करेंगे, न्यू बार से शो करेंगे। तो हमारे पास जो है इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को क्या कहेंगे, तरंग संख्या कहेंगे, इकाई लंबाई में। तो तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, तरंग संख्या बराबर होती है 1/लैम्डा, मतलब लैम्डा यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो हम ऐसे कहें न्यू बार बराबर 1/लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमारा टर्म्स आता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब अभी हमने जाना किसके बारे में भैया, विकिरण के बारे में। मान लो कहीं से सनलाइट ले लो, वहाँ से रेडिएशन हो रहा है, विकिरण हो रहा है, या सपोज करो किसी बल्ब से क्या हो रहा है, विकिरण हो रहा है। तो विकिरण होने पर क्या होता है, क्या उससे एक ही प्रकार की वेव्स निकलती है, नहीं भैया, कई प्रकार की वेव्स हो सकती हैं विकिरण के अंदर। तो वेव्स जो होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जब विभिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरण को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते या आवर्ती के घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो स्पेक्ट्रम को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो, जरा ध्यान समझ के चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, इसमें इधर गामा रे हैं, एक्स रे, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास कई टाइप की वेव्स हैं, और इधर जो दिखाई है हमको, इनकी क्या दिखाई है, फ्रिक्वेंसी दिखाई है, आई मीन आवर्ती, किसमें, हर्ट्ज में। और यहाँ पर जो दिखाई गई है, यहाँ पर दिखाई है इनकी वेवलेंथ, और किस में दिखाई गई है भैया, वेवलेंथ हमारी यहाँ पर मीटर में दिखाई गई है। किस में दिखाई गई है भैया, मीटर में दिखाई गई है। तो यदि मैं बात करूँ, इधर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इधर को इंक्रीज होती है, और वेवलेंथ इधर को इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो 10⁻0 से स्टार्ट होकर कहाँ रुक रही है, 10⁻24 तक। ऐसे ही यहाँ पर 10⁻16 से लेकर क्या होती है, धीरे धीरे क्या होने जाएगी, जब 10⁻0 पे पहुँच जाएगी उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। 10 मतलब इंक्रीज तो हो ही रही है, तो 10⁻0 के बाद मतलब प्लस में होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती है। मतलब जिस रे की, या मैं कहूँ जिस वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है। यदि मैं कहूँ कि क्या, अगर फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, हमारी कम होगी। ठीक है ना। और यदि वेवलेंथ डब्लू, लेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी भैया, कम होगी। ठीक है। तो एक दूसरे क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो 10⁻14 और 10⁻16 के बीच में आता है हमारा 10⁻15। तो 10⁻15 वाला भाग जो होता है फ्रिक्वेंसी का, इतना, ये भाग ऐसा भाग होता है जो जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में विग्योर। ठीक है ना। तो विग्योर जो बनता है, यही बनता है 380 से लेकर 750 नैनोमीटर की जो होती है, इसकी वेवलेंथ होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की। ठीक है भाई। तो इसके बारे में हम लोग और अच्छे से जानेंगे, लेकिन हमें जानना है कि हमारे पास जो होती हैं कितनी, अगर मैं बात करूं ऐसी वेव्स जिनका उपयोग किस किस में किया जाता है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है। तो रेडियो आवृत्ति जो होती है हमारी, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है 10⁻6 हर्ट्ज के लगभग होती है। ध्यान देंगे, रेडियो वाली पावर यही तो है। ठीक है। FM AM जो आपने सुनी भी होगी, तो जिसका प्रयोग काय में करते हैं हम लोग, प्रसारण में करते हैं। उसके बाद आती है हमारी सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स जो होती हैं। सूक्ष्म तरंग मतलब माइक्रोवेव्स क्षेत्र जो होती हैं, ओहो 10⁻10 आएगा यहाँ पर, 10 हर्ट्ज के लगभग
ठीक है ना, जिसका उपयोग किस में किया जाता है भैया, रेडार में किया जाता है। रेडार आप लोग समझते हैं, जो रेडार पर क्या होते हैं भैया, हमारे एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स क्या करते हैं, रेडार से ही क्या होते हैं, टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, उसी के माध्यम से क्या करते हैं भैया, उड़ते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं इंफ्राडे की, तो इंफ्राडे क्षेत्र जो होता है 10⁻13 हर्ट्ज के लगभग होता है। इसका उपयोग क्या करने में, गर्म करने में किया जाता है बेटे। तो कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर IR जो आती हैं ये इंफ्राडे होती हैं, यहाँ पर इनका 10⁻13 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी भैया, पराबैंगनी क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, 10⁻16 होता है। और सूर्य का विकिरण जो होता है क्या है, पराबैंगनी किरणें ही सीधी आती हैं, जिनको ओजोन क्या करता है भैया, उनके प्रभाव को कम करता है। तो हमारा 10⁻16 पर कौन सी आती हैं, UV आती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लगभग 10⁻15 हर्ट्ज के थोड़े से क्षेत्र को साधारणतः क्या कहा जाता है, दृश्य या प्रकाश कहते हैं। केवल यही वह क्षेत्र है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। तो अदृश्य क्षेत्रों को पहचानने के लिए विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है, यह ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं बेटे, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए भी, तो क्वेश्चन कह रहा है किसी विकिरण की तरंग दैर्घ्य यानी धैर्य है ये, ठीक है, 1000 मीटर है, विकिरण की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान देना है। पहली बात, सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर भैया लैम्डा वेवलेंथ होती है 1000 मीटर या 10⁻³ का मतलब भी तो 1000 होता है, मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, अच्छा C का मान कंपलसरी होता है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके बाद न्यू पूछ रहा है क्या, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, न्यू C/λ, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बेटे कैलकुलेशन को आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दबाजी में करूँगा यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो। तो न्यू बराबर C का मान कितना है भैया, 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन लैम्डा का मान हमारे पास आ गया 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ से मीटर से हमारा मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻³ जब ऊपर जाएंगी तो काय की हो जाएंगी भैया, ये हमारी माइनस की हो जाएंगी। तो प्लस में से माइनस जाएगा तो हमारे पास बचेगा न्यू = 3.0 × 10⁵ सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारा आ गया भैया क्या, आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसकी आवृत्ति 10⁻11 हर्ट्ज है। अब क्या किया उसने, आवृत्ति दे दी है, वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो न्यू बराबर हमारा कितना है, 10⁻11 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स ही इसे बोल देते हैं, या सेकंड इनवर्स, ओके। अब लैम्डा बराबर पूछ रहा है क्या, अब C का मान कंपलसरी होता है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपके फॉर्मूला ऐसे कर देंगे, लैम्डा बराबर C/न्यू, ठीक है। तो C का मान हमारे पास कंपलसरी है भैया, तो लैम्डा = 3.0 × 10⁸ अपॉन न्यू का मान कितना है हमारा 10⁻11 सेकंड इनवर्स, और ऊपर क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है भैया। तो सेकंड इनवर्स का मतलब है यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग। अब 10 की पावर ऊपर जाएंगी तो क्या की हो जाएंगी भैया, माइनस की हो जाएंगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा = 3.0 × 10⁻⁻, कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमाएं जो हैं 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब ये है, उनकी आवृत्ति की सीमाएं ज्ञात करो। तो बेटे दो कंडीशन बन गई है, पहले 3800 फिर 7600, दोनों के लिए पहले क्या ज्ञात करेंगे, आवृत्ति। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग मान लेते हैं लैम्डा बराबर 3800
एंगस्ट्राम या 3800 गुना 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो चलिए भाई यहाँ से हम लोग पहले न्यू निकाल लेते हैं। आवर्ती बराबर सी अपॉन लैम्डा, सी की वैल्यू कंपलसरी होती है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन 3800 गुना 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो मैं कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों को खुद करनी है कैलकुलेशन क्योंकि आपको आ गई होगी। तो सेकंड इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन, फिर पुनः कह रहा है अगली कंडीशन के लिए लैम्डा बराबर 7600 एंगस्ट्राम या 7600 गुना 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसके लिए न्यू निकाल लेंगे हम लोग 3 × 10⁸ अपॉन 7610 वही मीटर प्रति सेकंड, और ये आ जाएगा हमारा किस में भैया, मीटर में। तो कैलकुलेट करेंगे तो करने के बाद हमारा आ जाएगा 3.95 × 10⁻14 सेकंड इन्वर्स। तो पहली कंडीशन में ये आया, दूसरी कंडीशन में ये आया। तो अब लोग हम कह सकते हैं कि आवर्ती की जो सीमाएं होंगी वो किस किस के बीच होंगी। आवर्ती की सीमाएं 3.95 × 10⁻14 सेकंड इन्वर्स से 7.89 × 10⁻14 सेकंड इन्वर्स। ठीक है ना, ये क्या होंगी, आवर्ती की सीमाएं होंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर क्या करता है, प्रसारण करता है। ठीक है, अगर ये प्रसारण कर रहा है कितने पर भैया, 1368 किलो हर्ट्ज, तो इसको पहले हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा न्यू बराबर आ जाएगा क्या भैया, 1368 किलो हर्ट्ज या 1368 गुना 10⁻³ हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग हर्ट्ज या फिर सेकंड इन्वर्स भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या निकलवाने के लिए कह रहा है, तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू, तो बराबर 3 × 10⁸, मैं मात्रक नहीं ले रहा हूँ, अब आपको पता चल गया है मात्रक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंटू 10⁻3। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 219.3 मीटर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये 219.3 मीटर जो है हमारा किस तरंग से, लगभग रेडियो, किससे भैया, रेडियो तरंग से स्पेक्ट्रम में क्या है, ये संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है यदि विकिरण की तरंगदैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम हो तो आवर्ती व तरंग संख्या ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या भैया, हमें दिया है यहाँ पर लैम्डा बराबर 5800 एंगस्ट्रॉम या 5800 गुना 10⁻⁻10 मीटर। अब आवर्ती पूछ रहा है तो हमें फॉर्मूला लगाना है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा का 3 × 10⁸ अपॉन 5800 × 10⁻10। मात्रक आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 5.12 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ये तो हमारी न्यू आवर्ती हो गई। अब पूछ रहा है वो इसमें तरंग संख्या, वेव नंबर, और वेव नंबर बराबर होता है 1 अपॉन लैम्डा के। तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 5800 × 10⁻⁻10 मीटर के आ गया हमारे पास। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा
1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है भाई। यदि आप लोग चाहो तो इसे सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 5800 गुना 10⁻10 को हम भाग कैसे दें इससे 1 को। नहीं भैया, 10 की पावर ऊपर चली जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, और 10⁻10 ऊपर जाने पर तो बहुत बड़ी पावर हो गई। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, पर करके देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।